ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ चर्चा शुरू की जाए उससे पहले बता दें आपको आज कौन सी खबरें हैं जो इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत एक बड़ी खास रोचक खबर के साथ। अब आएगा ऑल इन वन इंश्योरेंस, यानी कि आप एक इंश्योरेंस खरीदेंगे और कई जोखिमों से आप अपने आप को हेज कर लेंगे। क्या होगा इंश्योरेंस, कैसे आएगा, किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, क्यों आईआरडीआई ऐसा कर रही है, ये जानेंगे। ग्राहकों की शिकायतों को अब नहीं छिपा पाएंगे बैंक। आरबीआई ने कुछ सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है आरबीआई ने, कैसे शिकायतें अब तक छुप जाती थीं अब नहीं छुप पाएंगी, ये जानेंगे। कर्ज लेने वालों ने बनाया रिकॉर्ड। कर्ज लेने वालों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बैंकों से जो कर्ज लिया गया है वो एक नए उच्चतम स्तर को छू गया है, 150 लाख करोड़ को। किसने लिया ये कर्ज, कितना कर्ज लिया, क्या छुपा है इन आंकड़ों के भीतर, ये समझेंगे। फिर सब्सिडी किस काम की, ये खबर जुड़ी है टेलीकॉम हार्डवेयर से जुड़ी। पता चला कि टेलीकॉम हार्डवेयर पर जो पीएलआई की सब्सिडी दी गई, बजट से पैसा दिया गया, उसके बाद जो बनकर प्रोडक्ट तैयार हुआ उससे सस्ता प्रोडक्ट तो चीन से आ ही जाता है। फिर सब्सिडी किस काम की, हम क्यों नहीं बना पा रहे हार्डवेयर सस्ते, ये जानेंगे इस खबर में। क्या आप अपने आप खरीद रहे म्यूचुअल फंड? जी हां, क्योंकि ये ट्रेंड देखने को मिला है कि देश में अपने आप म्यूचुअल फंड खरीदने का ट्रेंड बढ़ा है। ये निवेशक बढ़े हैं, क्या जोखिम है यहाँ, क्यों ये ट्रेंड उभरा है, ये जानेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर होगी आज, आ गए चुनाव, बटेंगी रेवड़ियां। और इस कड़ी में एक बड़ी खबर यह है कि सरकार लाएगी सस्ते मकान की स्कीम। ये स्कीम कैसे काम करेगी, कौन से मकानों पर काम करेगी, ये स्कीम अर्थव्यवस्था को कितना सहारा देगी, चुनावों के लिए ये कितनी प्रभावी होगी, ये तमाम आयाम तलाशेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत आपकी थाली मॉनसून की खबर के साथ। करीब 8 दिन की देरी के बाद पश्चिम राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून को धीरे धीरे वापसी हो रही है इसकी। इस वजह से खरीफ फसलों को फायदा मिलने की संभावना है। साथ ही मिट्टी में नमी के स्तर में सुधार आएगा, जो आने वाले दिनों में रबी के सीजन में गेहूं में, चने में, सरसों में इसका फायदा देखने को मिल सकता है। इस बीच एक खबर यह है कि पाकिस्तान की ओर से बासमती का न्यूनतम निर्यात मूल्य $1050 प्रति टन रखने की वजह से भारत भी निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को $1200 प्रति टन से घटाकर कुछ कम कर सकता है। ये कटौती $200 से $300 प्रति टन तक की हो सकती है। एक खबर आई दाल से। चावल की बात हो गई, अब आइए दाल पर। सरकार ने तुअर और उड़द दाल पर लगी स्टॉक लिमिट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। पहले स्टॉक लिमिट की तारीख 30 सितंबर थी, अब इसे बढ़ा दिया है। स्टॉक लिमिट जारी रहने तक कारोबारी 50 टन दाल रख सकेंगे। पहले यह लिमिट 200 टन की हुआ करती थी। सर, पहला सवाल, सरकार क्यों मजबूर हुई ये निर्यात न्यूनतम मूल्य जो था इसको कम करने पर? चावल के निर्यात को लेकर सरकार की दुविधा स्पष्ट दिखती है। हम लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं। अब स्थिति यह है कि बासमती भारत का अपना चावल है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में उसके पास एक स्पेसिफिक बड़ा मार्केट है। जैसे ही भारत में चावल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई, महंगाई का दबाव दिखाई दिया, सरकार ने जल्दबाजी में निर्यात के ऊपर एक किस्म का प्रतिबंध सा लगा दिया। वो प्रतिबंध कीमतों के स्तर पर था और इसमें एक न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर दिया गया जो ₹1200 पर टन के आधार पर था। और ऐसा होते ही भारत के बासमती चावल ने दुनिया के बाजारों में अपना हिस्सा गंवाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान दूसरा बड़ा प्रतिस्पर्धी देश है जिसका बासमती चावल दुनिया में बिकता और अब उन बाजारों में पाकिस्तान का चावल तेजी से पहुंच गया आयात इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के जरिए, जहां भारत का चावल बिकता था। अब यहाँ दो तरीके की दुविधा है। बाजार को न गंवाने का दबाव निर्यातकों की तरफ से है, क्योंकि निर्यात के बाजार बड़ी मुश्किल से हासिल किए जाते हैं। वहाँ पर सप्लायर्स लंबे समय में तैयार होते हैं, बायर तैयार होते हैं। अचानक सरकार ने उस बाजार को जाने वाले चावल की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म कर दी, उसकी प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी। अब यहाँ वापस लौटकर फिर इस फैसले को बदलने की नौबत आ गई। अब नौबत यह है कि अब फिर कीमतें कम की जाएंगी। उसका जो एक्सपोर्ट कैपिंग है, एक्सपोर्ट प्राइस, उसको घटाया जाएगा ताकि 900 से ₹1000 पर टन के आसपास की कीमत आ जाए और पाकिस्तान की तुलना में चावल प्रतिस्पर्धी हो जाए। लेकिन जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही भारतीय बाजार में फिर कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जब भी खाद्य बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ता है तो सरकारों के फैसले दोनों तरफ से असर करते हैं।
एक तरफ से वो कीमतें बढ़ाने में मदद करते हैं, दूसरी तरफ से वो निर्यात में नुकसान करते हैं। और चावल को लेकर सरकार अब उसी दुविधा में फंसी हुई है। इसके बाद सर एक खबर आई गेहूं से जुड़ी फूड सेक्रेटरी का ये बयान आया कि सरकार अपने स्टॉक से ओपन मार्केट में गेहूं को दे सकती है, फ्लोर मिल्स को दे सकती है, बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को दे सकती है। क्या आपको लगता है इसके बाद कीमतें घटेंगी, क्योंकि कीमतें 8 महीने की ऊंचाई पर इस समय ट्रेड कर रही हैं? 8 महीने की ऊंचाई पर आटे की कीमत लगभग, जो बाजार में ऑफिशियल डेटा है उस हिसाब से आटे की कीमत करीब 39 से 40 रुपए के आसपास है। गेहूं की कीमत 32 से 33 रुपए के आसपास है। गेहूं में भी वही समस्या है, सरकार के पास पर्याप्त गेहूं उसके भंडार में उपलब्ध नहीं है। और बाजार में इंटरवेंशन के बाद भी गेहूं की कीमतें कम नहीं हुई। हमने देखा था इस साल की शुरुआत में सरकार ने बाजार में आटे की कीमत कम करने के लिए गेहूं छोड़ा भी था। अब ये त्योहार के आसपास से सारे दबाव के बिंदु एक साथ दिखने लगे हैं। चावल को लेकर निर्यात की दुविधा है, गेहूं को लेकर बाजार में कीमतें और महंगाई बढ़ने की संभावना है। हम आपको लगातार बताते रहे कि भारत में अनाजों की यानी सीरियल्स की इन्फ्लेशन दहाई के अंकों में बनी हुई है। 2 बड़ी फसलों के बाद भी रबी, एक खरीफ और एक तीसरी खरीफ के साथ एक और रबी के बीच में। अब ऐसी स्थिति में सरकार के अनाज भंडार से जैसे ही ज़्यादा गेहूं बेचने की कोशिश की जाएगी, कीमतों में कितनी कमी आएगी ये नहीं दिखेगा, लेकिन भविष्य की सप्लाई के आधार पर बाजार में कीमतों में तेजी की अंतर्धारणा बनने का खतरा है। तात्कालिक तौर पर हो सकता है कीमतों में थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे, पर जब भंडार में गेहूं है ही नहीं, सरकार को अपनी मुफ्त अनाज स्कीम के लिए बड़े पैमाने पर गेहूं की ज़रूरत है। हम एक इकोनॉमिका में विस्तार से गणित आपको समझा चुके हैं कि भारत के खाद्य अर्थव्यवस्था को, डिमांड सप्लाई के मार्केट को हुआ क्या है, और वो समस्या आज अभी भी बनी हुई है। खरीफ की उपज से कितना धान मिलेगा और चावल का उत्पादन क्या होगा, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। रबी की फसल अभी दूर है। तो यहाँ कोशिश ये भी की जा रही है कि सरकार गेहूं के अलावा, क्योंकि गेहूं तो सीमित मात्रा में है, तो अब 2 विकल्प बचते हैं। या तो आप गेहूं का आयात शुरू करें, जिस पर भी संभावना है, चर्चा लगातार चल रही है कि गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी, और दूसरा ये कि सरकार इस कोशिश में है कि मिलेट्स के जरिए या मोटे अनाजों की खरीद को बढ़ावा देकर उसका इस्तेमाल अनाज के वितरण में किया जाए। अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों फसलें, दोनों प्रमुख अनाज गेहूं और चावल, यहाँ पर बाजार में मांग आपूर्ति की परिस्थिति बिल्कुल एज पर है, बिल्कुल कगार पर है। कीमतों में कमी करने के लायक कोई स्ट्रेट और बड़ा इंटरवेंशन होने की क्षमता भी सरकार के भीतर नहीं दिखाई देती, जब तक कि बड़े पैमाने पर गेहूं का आयात न किया जाए। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा बीमा उद्योग में बड़े सुधार की ओर बढ़ रहा है। नई व्यवस्था के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमा कंपनियां जल्द ही ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया कराएंगी। ये सुविधा बीमा विस्तार योजना के तहत मुहैया कराई जाएगी। इरडा इस योजना के मॉडल को अंतिम रूप देने में जुटा है। सर, ये प्रोडक्ट क्यों लाया जा रहा, पहला सवाल, और कंपनियां इसके लिए कितनी तैयार होंगी? ये बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है, और ये अब भारत के बीमा उद्योग में नए तरीके के उत्पादों की शुरुआत है, जिसको आप हाइब्रिड प्रोडक्ट कह सकते हैं। भारत में अभी तक बीमा हाइब्रिड प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बेचा जाता। बीमा लाइफ इंश्योरेंस एक अलग इंश्योरेंस होता है, यहाँ तक कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस भी हाइब्रिड नहीं होते। जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस या कार के इंश्योरेंस अलग अलग बेचे जाते हैं। आपको याद होगा कि भारत के बीमा क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में 2-3 बड़े सुधार हुए, जिसमें कंपनियों को एक साथ सब तरह के बीमा बेचने की छूट दी गई, क्योंकि एक कंपनी ऑटो, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस भी बेच सकती है। कंपनियों के मर्जर और विलय और नई कंपनियों को लाने की तैयारी शुरू की गई। उसी प्रक्रिया में पहली बार भारत में यह प्रयोग किया जा रहा है, जिसको IRDAI इजाज़त दे रही है, जो हाइब्रिड प्रोडक्ट का मॉडल होगा, जिसमें 3 बीमा, लाइफ, ऑटो और ये तीसरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक साथ मिलेगा। अभी हमें पता नहीं कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी, क्योंकि तीनों प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हैं। तीनों प्रोडक्ट के ग्राहक अलग अलग हैं, तीनों की ज़रूरतें अलग अलग हैं। ऑटो और हेल्थ 1 साल पर लिए जाने वाले प्रोडक्ट हैं, जिनके जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट हैं, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, एंडाउमेंट है, होल लाइफ है, तरह तरीके के प्रोडक्ट हैं। कैसे लाइफ इंश्योरेंस के जो विभिन्न तरह के प्रोडक्ट हैं उनको ऑटो इंश्योरेंस के साथ और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्लब किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाइब्रिड प्रोडक्ट्स की भारत में ज़रूरत है, कम से कम एक ऐसी पॉलिसी आने की ज़रूरत है जिसमें कि तीनों सुविधाएं मिल सके। कंपनियां इसको कैसे लेंगी, प्रीमियम कितना लगेगा, किस तरीके के कवरेज मिलेंगे, ये सारे सवाल अभी देखने की बात होगी। इसके साथ ये भी है कि
बीमा विस्तार जिसको ये कहा जा रहा है आरडीआई, इसमें खास तौर पर इस बात की भी संभावना है कि बीमा नियामक अधिकरण बीमा कंपनियों से महिलाओं को ध्यान में रखकर विशेष किस्म की स्कीमें लाने के लिए भी कहेगा, ताकि बीमा विस्तार में ऐसी स्कीमें आए जिनका फ़ायदा महिलाओं को मिले। अभी भारत के पूरे बीमा स्पेस में जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है। भारत में महिलाओं के लिए पर्याप्त बीमा स्कीमें उपलब्ध नहीं है। स्पाउस के लिए इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये आईआरडीआई की स्कीम भारत में महिलाओं के लिए भी कुछ नए किस्म के बीमा को प्रोत्साहन देगी। अब हर बैंक को अपने ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि ग्राहकों की शिकायतों को सवाल की श्रेणी में ना रखें कि उन्होंने कोई क्वेरी की है। क्वेरी नहीं है, शिकायत है, आप उसको शिकायत की तरह ट्रीट कीजिए। अभी तक बैंक ग्राहकों की शिकायतों को सवाल के रूप में रखते थे, उस श्रेणी में डाल देते थे, उनके समाधान से बचते थे। लेकिन अब आरबीआई ने ऐसा ना करने को कहा है। आरबीआई का कहना है ऐसा करने से समस्या को समझने में मदद मिलेगी और उसके खिलाफ सही कदम भी उठाए जा सकेंगे, जिससे कि शिकायतें कम हो। सर, ये किस तरह बैंक करते थे, कैसे ये सारा काम होता था, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? शुभम, हो क्या रहा है बैंकों में? बैंक बहुत स्मार्टली ग्राहकों की शिकायतों को छिपाते हैं। आपको याद होगा रिजर्व बैंक ने 2015 में एक ओम्बुड्समैन की या एक लोकपाल की व्यवस्था दी थी, जिसमें आप और हम तमाम जो सामान्य बैंक ग्राहक हैं वो किसी बैंक में मिलने वाली ख़राब सेवाओं के अगेंस्ट उस ओम्बुड्समैन में शिकायत कर सकते हैं और वो बैंक को भी शिकायत दे सकते हैं। बैंक उसे सवाल के तौर पर हैंडल करते थे। जैसे बैंक का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, भारत के बैंकों में बड़ी समस्या है आईटी नेटवर्क के काम ना करने की, खासतौर से सरकारी बैंकों में। जब बैंक के इसके खिलाफ शिकायत की जाती थी तो उसे वो क्वेरीज के तौर पर हैंडल करते थे कि बैंक के नेटवर्क में क्या समस्या है, इसके बारे में बताया जाए। अब रिजर्व बैंक ने बहुत स्पष्ट रूप से और इस बहाने बैंक बहुत सारी शिकायतों को छिपाते थे जो वास्तव में उनकी खराब सर्विसेज से आने वाली शिकायतें हैं, खासतौर से सरकारी बैंक और निजी बैंक दोनों मामलों में। अब रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि शिकायत को शिकायत माना जाए और शिकायत को शिकायत के तौर पर दर्ज किया जाए। यह ऐसा इसलिए हुआ कि लोग जब बैंकों में अपनी समस्याएं या शिकायतों का समाधान न होने से परेशान होकर ओम्बुड्समैन के पास जाते थे और उनके पास कोई सूचना भेजते थे, तो बैंकों के पास से जाने वाली सूचनाओं के आधार पर वो शिकायत नहीं मानी जाती थी, पूछताछ मानी जाती थी कि बैंक से किसी तरीके का पूछताछ की जा रही है। ये व्यवस्था बैंक के ग्राहकों के लिए बेहद ज़रूरी है और आप अगर बैंक के ग्राहक हैं होंगे ही तो आप इसे समझिए और अपने अधिकारों को समझिए। बैंक अगर आपको वास्तविक रूप से अच्छी सेवा नहीं दे रहा है, नेटवर्क खराब है, बैंक में काम आपका समय से नहीं हो रहा, तो शिकायत करने से बिल्कुल मत हिचकिए। शिकायत ज़रूर कीजिए आरबीआई को, ओम्बुड्समैन को, जिससे पता चल सके, क्योंकि अब वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जिन रिकॉर्ड्स में आपकी शिकायत शायद दर्ज की जाएगी। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय अब बड़ी अनलिस्टेड कंपनियों के लिए सख्त रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय की कंपनी लॉ कमेटी यानी सीएलसी इस मसले पर विचार कर रही है। कमेटी ये भी तय करेगी कि बड़ी कंपनी तय करने के लिए आकार और टर्नओवर का पैमाना क्या होगा। ऐसा माना जा रहा है कि बायजूस जैसे एडटेक में अनियमितता को देखते हुए इस तरीके के रेगुलेशन लाने की तैयारी हो रही है ताकि अनलिस्टेड कंपनियों को ज़्यादा जवाबदेह बनाया जा सके। सर, अनलिस्टेड कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए किस तरीके के आंकड़े मांगे जा सकते हैं, डेटा मांगा जा सकता है? ये फैसला देर आया है, दुरुस्त आएगा कि नहीं, जब ये नियम आएंगे तब पता चलेगा। भारत में जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनसे कहीं बड़ा और विपुल और बड़ा यूनिवर्स या बड़ा हिस्सा अनलिस्टेड कंपनियों का, गैर सूचीबद्ध कंपनियों का है और दोनों के बीच में पारदर्शिता के पैमाने पर 10 और 100 का अंतर है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी के पास पारदर्शिता के, डिस्क्लोजर के, अपने बारे में सूचनाएं देने के असंख्य नियम है, सेबी उन्हें और सख्त करती जाती है। जबकि एक अनलिस्टेड कंपनी जो शेयर बाजार से सूचीबद्ध है वो सामान्य व्यवस्थाओं के तहत डिस्क्लोज नहीं करती अपनी सूचनाएं, जो कि वो आमतौर पर उसे अपने रिटर्न और अपनी सूचनाएं कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को देनी होती हैं। कारोबार की परिस्थिति में अनलिस्टेड कंपनियां हो सकता सूचीबद्ध कंपनियों से ज़्यादा बड़ी हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्टेड कंपनियों से भी बड़ी हैं पर अनलिस्टेड हैं। वो सारे काम उस तरह से करती हैं जो सूचीबद्ध कंपनियां करती हैं। वैसे ही बैंकों से लोन ले रही हैं, वैसे उनके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उसी तरीके से वो सरकार को टैक्स दे रही हैं और पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और प्राइवेट एग्रीमेंट कर रही हैं। इन सब के बारे में पारदर्शिता को लेकर काफ़ी बड़ा अंधेरा है, क्योंकि सारी पारदर्शिता माना जाता है कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सुरक्षित है। सरकार को ये बात तब एहसास हुआ, ये पता चला, जब उन्हें पता चला कि भारत में स्टार्टअप कंपनियां जिनके वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हैं, जिन्हें दुनिया में विदेशी निवेश आ रहा है,
जिनके पास बड़ा निवेश आ रहा है, पर उनके कामकाज के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। बायजूस इसका सबसे ताज़ा उदाहरण थी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिनके भीतर क्या हो रहा है, उन्होंने कौन से फैसले कैसे किए, क्या नियमों का वो पालन कर रहे हैं, प्राइस वैल्यूएशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बायजूस सबसे ज़्यादा ज्वलंत उदाहरण है जिसमें कि कंपनी एक साल तक, डेढ़ साल तक अपने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है और उस रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए उसे प्रेरित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री की नींद खुली है और वो अनलिस्टेड कंपनियों के लिए नए तरीके के रेगुलेशन लाने की तैयारी की जा रही है। तैयारी ये है कि इसमें उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेकर स्पष्ट नीतियां बनाई जाएंगी जिससे कि उनको समय समय पर फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा उन्हें लार्ज अनलिस्टेड कंपनी, मीडियम अनलिस्टेड कंपनी और स्मॉल अनलिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में बांटा जाएगा और शायद इस कैटेगरी में बांटकर उनके लिए डिस्क्लोजर्स के नियम बनाए जाएंगे। उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स के लिए क्रॉस होल्डिंग, इक्विटी होल्डिंग, उनके परिवार के निवेश, दूसरी जगह निवेश, इनके लिए जो नियम बनाए उनकी भी कुछ झलक, उनका भी कुछ पारदर्शिता का हिस्सा इन कंपनियों में डाला जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े कई समूह ऐसे हैं जिनकी कुछ कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, कुछ कंपनियां अनलिस्टेड हैं और वो दो तरीके के कंपनियों के फ्रेमवर्क में एक साथ काम करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे पारदर्शिता के गहरे मामले आते हैं। इस पर हमारी निगाह लगातार रहेगी। ये फ्रेमवर्क भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी के लिए बेहद ज़रूरी है। आरबीआई से जुड़ी आज 2-3 बड़ी खबरें आई। रिजर्व बैंक ने पाया कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों के निदेशक मंडल में 1 या 2 सदस्यों का अत्यधिक दबदबा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों को इस चलन को ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड में चर्चा स्वतंत्र, निष्पक्ष, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। दूसरी बड़ी खबर यह आई कि दिशा निर्देशों से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक, इन तीनों बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपए और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तीसरी खबर ये कि आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी एनबीएफसी से उन उधार लेने वालों पर कर्जदारों के बारे में जानकारी देने को कहा है जिनकी संपत्ति को सरफासी अधिनियम 2002 के तहत जब्त किया गया है। अब बैंकों को अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी देनी होगी कि वो कौन कर्जदार हैं और कौन सी संपत्ति है, उसका पूरा ब्यौरा बैंकों को अपनी वेबसाइट पर डालना होगा। सर, पहली टिप्पणी आपकी निदेशकों वाली खबर पर। निदेशकों पर आरबीआई गवर्नर ने जो टिप्पणी करी, क्या इसके मायने हैं, इसको कैसे समझा जाए? शुक्र है कि आरबीआई गवर्नर की निगाह बैंकिंग गवर्नेंस के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ गई, जैसे कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं और बैंकिंग गवर्नेंस में आपको पीएमसी बैंक याद होगा। पीएमसी बैंक के कुछ निदेशकों ने मिलकर ही उसके सारे लोन के फैसले किए और अपनी खास कंपनियों को लोन दिया और उसके बाद वो पीएमसी बैंक क्राइसिस में फंसा और बचतकर्ताओं को गहरी समस्याएं झेलनी पड़ी। यही स्थिति कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी है। सरकारी बैंकों में भी इस तरीके की परिस्थिति है। प्राइवेट बैंक्स में भी हमने ये देखा कि 1 या 2 निदेशक या एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स बैंक के सारे फैसले अपने तरह से लेता है और यह बैंकिंग व्यवस्था की पारदर्शिता के लिहाज से बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह कहा कि बैंकों में के बोर्ड में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यानी भारत का बैंकिंग रेगुलेटर ये स्वीकार कर रहा है कि भारत के बैंकों के बोर्ड में डेमोक्रेसी नहीं है। भारत के बैंकों के बोर्ड में एक किस्म की 2-3 लोगों के ही फैसले सब कुछ निर्धारित करते हैं। आपको इससे कुछ याद आया? उसको याद करिए, अमेरिका के अभी ताजे बैंकों का प्रकरण जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक था, वहाँ भी लगभग ठीक ऐसी ही बात एफडीआईसी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी कि वहाँ के बैंकों में भी 2 ही 3 लोग मिलकर, 2 ही 3 अधिकारी मिलकर सारे फैसले करते थे। वो तय करते थे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाना है और इस मामले में वो फेडरल रिजर्व की बात नहीं सुनते थे। हो सकता है शायद उस संकट से भारत में नसीहत ली गई हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक गवर्नर इस मामले में कुछ पैमाने बनाकर स्पष्ट करके चीज़ें सामने लाएंगे कि भारत के कौन से बैंक्स के बोर्ड प्रॉपरली डेमोक्रेटिक हैं, उनकी गवर्नेंस साफ सुथरी है कि नहीं। लेकिन अगर ये नहीं है तो हमारे सामने यस बैंक का उदाहरण है, हमारे सामने पीएमसी बैंक का उदाहरण है। कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। इस स्थिति में वहाँ तो बहुत कम लिमिटेड डायरेक्टर्स के पास अधिकार होते हैं। कुछ ही ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके पास सारे फैसले लेने का हक होता है। तो ये भी एक बड़ी दरार है जिसको भरने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। सर, दूसरी जो खबर थी कि बैंकों को वेबसाइट पर अपनी जानकारी डालनी होगी उन कर्जदारों के बारे में जिनकी संपत्ति जब्त की गई है। किस तरीके की जानकारी होगी, कब तक डाली जाएगी, क्यों डाली जा रही है ये? रिजर्व बैंक इंडिया ने कहा है जितनी भी उसके रेगुलेशन के तहत आने वाले बैंक्स हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें जब कोई
किसी कर्जदार के साथ कोई समस्या आती है तो उसके ऊपर एक कानून लागू होता है जिसको हम साफिसाई एक्ट कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत अभी तक बैंकों को तो ये पता होता था अंदर से कि किस बारोअर के साथ समस्या है, उसके एसेट्स की क्या स्थिति है और कौन सी से संचालनों में दिक्कत है। अब रिजर्व बैंक का ये कहना है, इसे आप अभी हाल में जो हमने सर्कुलर जिसकी विस्तार से चर्चा की थी विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर, उसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक का ये कहना है कि इन बैंकों को इनकी सारी संपत्तियों की सूचना, जो भी सूचनाएं हैं इस एक्ट के तहत आने वाले अकाउंट्स की, उन्हें एक निर्धारित फॉर्मेट में सामने डालना होगा। इससे दो वजह होंगी, इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि बाकी बैंकों को, बाकी वित्तीय संस्थाओं को इस बारे में पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर अकाउंट के साथ, एक खास अकाउंट के साथ क्या समस्या आ रही है और उसे कैसे डील किया जा सके। और दूसरा, आरबीआई और रेगुलेटर्स को ये बात जानने में मदद मिलेगी कि कहाँ समस्या आगे होने वाली है। रिजर्व बैंक ने जो अपना आदेश है, जो सुझाव है, उसमें ये कहा है कि 6 महीने के भीतर ये प्रक्रिया बैंकों को लागू करनी पड़ेगी। जहां एक तरफ सरकार देश में पीएलआई स्कीम के जरिए टेलीकॉम हार्डवेयर के निर्माण को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ इसके बाद भी भारत में इनका निर्माण की जो लागत है वो चीन के उत्पादों से 13% ज़्यादा है। ये जानकारी ट्राई ने दी। ट्राई के मुताबिक भारतीय नेटवर्किंग और टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनियों पर चीन की तुलना में 13% से ज़्यादा लागत का बोझ पड़ रहा है। चीन के अलावा वियतनाम की तुलना में भी लागत 3% ज़्यादा है। सर, क्या यही वजह है कि भारत में सस्ते हार्डवेयर नहीं बन पाते हैं? अब आप सोचिए, भारत को कंप्यूटर हार्डवेयर के या टेलीकॉम हार्डवेयर के, खासतौर से कंप्यूटर हार्डवेयर के आयात पर जो लाइसेंस परमिट राज लगाने का फैसला किया था, उसे वापस क्यों लेना पड़ा? सरकार अपने बजट से पैसा देने के बाद भी भारत के भीतर ऐसे उत्पाद नहीं बना पा रही है जो प्रतिस्पर्धी देश से आने वाले उत्पादों से सस्ते हो सकें, जबकि उन पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगी हुई है, उन पर आयात शुल्क भी लगा हुआ। उसके बाद भी भारत में उत्पादन क्षमताएं में 13 से 14% की कॉस्ट का डिसएडवांटेज है। और यही वजह है कि जब भी पीएलआई जैसी या सब्सिडी जैसी स्कीमें आती हैं तो वो स्कीमें वस्तुतः आयात विकल्प बनने के बजाय आयात निर्भर स्कीमों में बदल जाती हैं। तो हमने बनाई थी स्कीम पीएलआई आयात विकल्प के लिए, वो आयात निर्भर स्कीम हो गई। अब कंपनियों को बाजार में अगर कॉम्पिटिटिव होना है, भारत में अगर मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है और अगर वो चीन की ही दूसरी कंपनी से कॉम्पिटिट करना चाहती है एक बाजार में जाने के लिए, तो भारत में बनने वाला मोबाइल फ़ोन उसे महंगा पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो प्रतिस्पर्धा नहीं मिलेगी। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते कंपोनेंट आयात करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि भारत में उत्पादन लागत ज़्यादा है। अब भारत को अपनी इस पूरी स्कीमों को दूसरे तरफ से देखना होगा। भारत में उत्पादन लागत क्यों ज़्यादा है? उसकी वजह सबसे बड़ी है कि भारत में पावर की कॉस्ट ज़्यादा है, भारत में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कंप्लायंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। खासतौर पर बड़े उद्योगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम जैसे उद्योगों के लिए भारत में कंपोनेंट्स का एक इकोसिस्टम नहीं है। और ये ऐसे उत्पाद हैं जिनमें बहुत सारे पुर्जे, बहुत सारे हिस्से होते हैं। उनकी लागत तभी कम की जा सकती जब उनके कंपोनेंट्स का एक इकोसिस्टम या उनका एक पूरा सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाया जा सके। ऑटोमोबाइल उद्योग ने कर दिखाया था और इसीलिए भारत में कारें सस्ती बन पाती हैं, क्योंकि ऑटो कंपनियों का जो पूरा ऑटो कंपोनेंट का OEM सिस्टम है वो भारत के आसपास बना हुआ है। पर वो काम पीएलआई देने के बाद भी, बजट से ह्यूज सब्सिडी, बजट से इतना पैसा देने के बाद भी ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में हो पा रहा है और ना वो कंप्यूटर हार्डवेयर में हो पा रहा है। बैंकिंग सिस्टम में आउटस्टैंडिंग क्रेडिट यानी कि बैंकों की ओर से बांटा गया कुल कर्ज 150 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। HDFC और HDFC बैंक के मर्जर और व्यक्तिगत छोटे कारोबारियों के लगातार आने वाले कर्ज की मांग की वजह से यह आंकड़ा बढ़ा है। HDFC के मर्जर से उसके 7.2 लाख करोड़ रुपए एसेट का डेटा भी बैंकिंग सिस्टम में जुड़ गया। पहले वो NBFC थी, अब जब मर्ज हुए तो वो बैंक हो गया, तो उनकी जितनी आउटस्टैंडिंग मार्केट में थी 7 लाख करोड़ की, वो भी बैंकिंग सिस्टम में जुड़ गई। इसकी वजह से ये डेटा एकदम बढ़ गया। सर, लेकिन कर्ज से जुड़े आंकड़े लगातार आते रहते हैं, रिटेल क्रेडिट के आंकड़े, क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े। इस आंकड़े को कैसे समझा जाए? 150 करोड़ का कर्ज हमारे देश में लोगों पर है, ये खुश होने वाली बात है, चिंता करने वाली? 150 लाख करोड़ का कर्ज है। मतलब अगर आप भारत के जीडीपी की तुलना में देखें, भारत का जीडीपी 200 से 220 लाख करोड़ के आसपास का जीडीपी है, उसकी तुलना में 150 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है। और
क्रेडिट अर्थव्यवस्था को दोनों तरह से ये अर्थव्यवस्था की क्षमता भी बताता है और ये भी बताता है कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट की क्वालिटी क्या है। तो 150 लाख करोड़ के इस कर्ज के आंकड़े में एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि सारा कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल क्रेडिट नहीं है। इस 150 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में फूड क्रेडिट शामिल है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जाता है। और भारत में क्रेडिट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, फूड क्रेडिट और नॉन फूड क्रेडिट। फूड क्रेडिट का मतलब वो कर्ज है जो FCI बैंकों से लेती है और जिस पैसे के जरिए वो अनाज खरीदती है, और अनाज खरीद कर वो सरकार की जो राशन स्कीम है उसमें उसकी आपूर्ति के लिए भंडार तैयार करती है। तो फूड क्रेडिट एक अलग हिस्सा होता है बैंकों के कर्ज का। दूसरा नॉन फूड क्रेडिट की बात है, जो एग्रीगेट बैंक क्रेडिट है, जिसमें कि फूड क्रेडिट को अलग निकाल दिया जाए, तो ये हिस्सा करीब 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बैठता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रिटेल लोन का है, 50 से 55%। यहाँ तक तो आपको पता है कि भारत में रिटेल लोन्स की संख्या। पर अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें निकल कर दिखाई दे रही, 2 आंकड़े हमारे सामने पिछले 2 हफ्ते में आए। एक भारत में आया बचत का आंकड़ा और दूसरा आया भारत में कर्ज का आंकड़ा। जो इस क्रेडिट के भीतर जाने पर दिखाई दे रहा है कि भारत में पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स में रिस्की लोन्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब ये ट्रेंड धीमे धीमे स्पष्ट हो रहा है, जो हो सकता है आने वाले दिनों में भारत के लिए चुनौती बने कि भारत में कम आय वर्ग के लोग भी क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर, पर्सनल लोन के ऊपर भी ऊपर मोबाइल फ़ोन या महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर थोड़े समय के बाद भारत के बैंकर्स अपनी चिंता करना शुरू करेंगे। तो क्रेडिट की ग्रोथ अच्छी है क्योंकि भारत कैपिटल फैमिस्ट है, कैपिटल डेफिसिट कंट्री है, लोगों के पास पूंजी नहीं है। पर एक क्रेडिट कहाँ बढ़ रहा है और उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ रही, ये बात रिजर्व बैंक और बैंकिंग कंपनियों को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। हाल के कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें चिंता वाली बात यह हो सकती है कि इनमें डायरेक्ट प्लान में निवेश करने वालों की तादाद ज़्यादा है। FY24 के पहले 5 महीनों में म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में शुद्ध रूप से 45 लाख पोर्टफोलियो बढ़े। यानी 45 लाख लोग ऐसे थे, 45 लाख लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 45 लाख फोलियो क्रिएट किए। यानी कि मान लीजिए मैंने, हो सकता है लोग कम हो, लेकिन फोलियो 45 लाख ऐसे थे जो डायरेक्ट विकल्प से खुले, जबकि रेगुलर में 39 लाख खुले। ये बड़ा चेंज है। बड़ा चेंज इसलिए है क्योंकि हमेशा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए या रेगुलर के जरिए जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी और डायरेक्ट के जरिए कम होती थी। सर, इस बदलते ट्रेंड को कैसे समझा जाए? पहले तो आप समझें कि आप म्यूचुअल फंड निवेशक है, तो ये 2 ही शब्दों का मतलब समझ लें। अगर आप म्यूचुअल फंड आपको किसी ने खरीदवाया है और आप किसी फिनटेक ऐप के जरिए अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर फंड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। लेकिन यदि आप किसी फिनटेक ऐप के जरिए या ऑनलाइन अपने का परचेज कर रहे हैं तो शायद ये फ़र्क आपको दिखाई देता होगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ये जिसमें आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप एक मोबाइल एप्लीकेशन पर गए, आपने जाकर अपना म्यूचुअल फंड चुना, अपने अकाउंट से उसका पैसा दिया और SIP शुरू किया, लमसम शुरू किया, आपके पास वो म्यूचुअल फंड आ गया। दूसरा है कि एक फंड जो आपको किसी ने रिकमेंड किया, जिसने आपको बताया, खासतौर पर बैंक इसका बड़ा काम करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स बैंकों के जरिए बेचे जाते हैं, क्योंकि भारत की जो प्रमुख बैंक हैं वही सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां भी हैं, उनकी AMCs भी सबसे बड़ी और उनके बैंकों से बेचे जाते हैं। आमतौर पर फिनटेक के प्रक्रिया आने के बाद और फिनटेक ऐप्स आने के बाद इस बात का प्रचार और प्रोत्साहन इस बात के लिए दिया गया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए म्यूचुअल फंड लेने के बजाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदें। उसमें कमीशन की बचत होती है, क्योंकि एक कमीशन है, एक रेट है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करता है। अब ये दिलचस्प सी जद्दोजहद है शुभम, जो बाजार में शुरू हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया, जो एक अच्छी बात भी हो सकती है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियल विजडम के तौर पर जाएं, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर जाएं, तो इसमें जोखिम भी दिखाई देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, कई मायनों में स्टॉक से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, शेयर बाजार शेयरों से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। तो क्या भारत में वित्तीय रूप से इतनी समझ मौजूद है कि लोग सीधे और सही म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में जो अभी तेज बढ़ोतरी देखी, स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखी, तो उन्होंने जाकर उनको खरीद लिया और कल अगर उसमें तेज गिरावट आती है तो उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो रेगुलर रूट से म्यूचुअल फंड जाएं और सही व्यक्ति से सलाह लें, सही जानकारी लें और उसके बाद खरीदें?
सेबी ने रेगुलेटर के तौर पर इस मामले में कुछ नहीं कहा, दोनों चीज़ें सामने खोल कर रख दी। सारे म्यूचुअल फंड से कहा गया कि अपनी रेगुलर स्कीम्स भी रखें और डायरेक्ट स्कीम्स भी रखें, आपको चुनना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो अपना शोध करिए, अपनी रिसर्च करिए, अपनी जानकारी करिए और तय करिए कि आपको क्या ज़रूरी है। और अगर आप नहीं हैं तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ले रहे हैं तो उससे सही सवाल पूछना सीखिए, उससे वो सवाल पूछिए जो आपके वित्तीय बचत के प्लान के निवेश के हिसाब से उपयुक्त हो। मनी 9 पर हम इस तरीके की जानकारियाँ आपको लगातार देते रहते हैं जिससे कि आप एम्पावर हो सके सही म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने में जोखिम दिख रहा है, ऐसा ये बढ़ोतरी जो ग्रोथ दिखा रही है वो दिखा रही है कि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है जैसे स्टॉक्स खरीदे हैं वैसे म्यूचुअल फंड भी खरीदे हों। और जैसा अंशुमान जी ने कहा सही सवाल पूछें, तो सही सवाल क्या होंगे? डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है? रिटर्न पर कितना असर पड़ता है? फीस पर कितना असर पड़ता है? क्या टैक्सेशन पर भी इसका कोई असर होता है या नहीं होता है? ये तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे। तो कल आप हेलो मनी 9 में जुड़िए 4 बजे वाले में। कल शाम को 4 बजे हम इसी पर हेलो मनी 9 कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान होंगे जो आपको ये बताएंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में से आपको क्या चुनना चाहिए, कब चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए। तो कल प्रियंका संभव जी के साथ आप जुड़िए और आपके भी अगर कोई सवाल है तो लिख भेजिए, आपके सवालों को भी इस शो में शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर पे। – 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इस क्रम में केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में छोटे घर खरीदारों के लिए जल्द नई होम लोन सब्सिडी स्कीम ला सकती है। अगले 5 साल में इस पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्कीम में करीब 25 लाख घर खरीदारों को फायदा होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी तरफ राज्यों में किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन की बहाली, ऐसी तमाम स्कीमों की गूंज भी शुरू हो गई है चुनावी रैलियों में। सर, पहले केंद्र सरकार ने जिस स्कीम का आने का जिक्र हुआ है चर्चा में, उस पर बात करते हैं। ये इंटरेस्ट हाउसिंग लोन स्कीम जो है ये किस तरीके से काम करेगी? शुभम, अब चुनाव आ गए हैं तो अभी से 2-3 महीने 4 महीने पहले तक हम इस तरीके की सलाहें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम विद्वानों की तरफ से सुनते थे कि सब्सिडीज़ खराब हैं, अर्थव्यवस्था के में भविष्य को बिगाड़ने वाली सब्सिडीज़ हैं। लेकिन चुनाव आते ही वो सारा संयम खत्म हो जाता है। तो अब हम उस दौर में पहुँच रहे हैं जहाँ रेवड़ियाँ अच्छी हैं। बहस इस बात पर हो सकती है कि मेरी सब्सिडी अच्छी है, तुम्हारी सब्सिडी अच्छी, पर सब्सिडी और उस पर आधारित स्कीमों का नया दौर शुरू हो रहा है। ये पहली स्कीम है जिसका जिक्र अब चर्चा में आया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में स्वाधीनता दिवस पर इस तरीके की एक स्कीम का इशारा किया था और कहा था कि सरकार एक ऐसी स्कीम लाएगी जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए कोई मदद, उनके लिए स्पेशल मदद देगी। ये स्कीम 12,000 करोड़ रुपए पर ईयर के आउटले के साथ लाई जानी है। इस स्कीम की प्रक्रिया यह है कि जो 50 लाख रुपए से नीचे के मकान, ऐसा सूत्रों का कहना है, अभी स्पष्ट रूप से दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, पर ऐसा माना जा रहा है कि 50 लाख रुपए से नीचे का अगर कोई मकान खरीदता है तो उसे ब्याज में 3 से 7% तक की सब्सिडी, 3 से 6.5% तक की सब्सिडी दी जाएगी, यानी एक किस्म की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब है कि बैंक से जब आप लोन लेने जाएंगे और अगर आपकी कर्ज पात्रता के आधार पर उस होम लोन की दर 12% है या 13% है तो उस पर आपको 3 से 5% की सब्सिडी मिलेगी। बैंक जो आपको ब्याज दर में कमी करेगा, केंद्र सरकार उसे बजट से बैंक को वापस करेगी। इस तरीके की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स भारत के अन्य हिस्सों में भी चलती रही हैं, एग्रीकल्चर में भी चलती हैं और बाकी जगह भी सरकार चलाती रही। ये इस स्कीम का मसौदा है। कोशिश इस बात की है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, जिनको जो अफोर्डेबल हाउसिंग में के हिस्से में हैं और जो मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें कर्ज सस्ता मिल सके। अब ये बड़ी दिलचस्प सी दुविधा है कि एक तरफ रिजर्व बैंक अपनी नीतियों के तहत ब्याज दरें बढ़ाकर ब्याज दर ऊपर करता जाता है और दूसरे तो सरकार बजट से उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी देने की कोशिश करती है। ये दोनों विकल्प दोनों एक दूसरे के लगभग प्रतिस्पर्धी या अंतर विरोधी से कदम दिखाई देते हैं। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं और उन ब्याज दरों को कम करने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रस्ताव किया जा रहा है। बिल्कुल, रिजर्व बैंक कह रहा है कि कर्ज महंगा करो जिससे कि मांग का गला घोटो, और सरकार कह रही नहीं सस्ता कर्ज लो जिससे कि मांग बढ़े। सर, अगला सवाल थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि जो पिछले ट्रेंड आए, रियल एस्टेट के जो भी ट्रेंड आ रहे हैं, हमने कई बार मनी सेंट्रल में डिस्कस किया कि वो के शेप रिकवरी के हैं। महंगे मकान बिक रहे हैं, महंगे मकानों की मांग है। ये स्कीम आपने कहा कि 50 लाख से सस्ते मकानों के लिए आएगा, तो सरकार सस्ते मकानों को सपोर्ट करना चाह रही, इससे मांग बढ़ेगी?
इस स्कीम के अंदर एक और बात है जो चर्चा में पता चल रही है कि सिर्फ 9 से 10 लाख रुपए तक के लोन पर ही ये सब्सिडी की सुविधा मिलेगी। यानी 50 लाख रुपए के लोन में अगर आपका 9 लाख, आपने 35 लाख रुपए या 40 लाख रुपए का लोन लिया है तो शायद उसमें से 9 से 10 लाख रुपए का जो कंपोनेंट है वो इस इंटरेस्ट सब्सिडी के तहत आएगा, ऐसा सूत्रों के तरफ से पता चला है। विस्तृत स्कीम का ब्यौरा आने पर हमें स्पष्ट होगा। पर यहाँ एक बड़ी दुविधा, पहली चीज तो ये कि इस स्कीम का ढांचा समझिए, मकान की लागत 50 लाख रुपए है, पहली बात तो ये, तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 30 से 40 लाख रुपए 60% 70% भी फाइनेंस करा रहा है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा लोन का इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत आएगा, बाकी पर उसे शायद वही कर्ज की दर देनी पड़ेगी जो बैंक सामान्य रूप से लोन के लिए लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बराबर मनी सेंट्रल इकोनॉमिक में बताते रहे कि भारत में अफोर्डेबल हाउसेस की सप्लाई ही कम हो गई है, क्योंकि भारत के बाजार में सस्ते मकानों की मांग नहीं बची हुई है। जो बिल्डर्स हैं जो आज कोविड से पहले तक 2016-17 तक सस्ते मकान बना रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग की, उन्होंने उससे बाहर निकलकर अब बड़े 1 करोड़ प्लस के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। और वो महंगे मकानों के कारण अब भारत के प्रमुख शहरी इलाकों में अफोर्डेबल हाउसेज की जो इन्वेंट्री है वो कम हो रही है। जो पुराने फंसे पड़े मकान हैं वो तो 4-4.5 लाख मकान फंसे हुए हैं, पर जो नए मकान आ रहे हैं उनमें बड़े प्रीमियम मकान हैं। इसकी वजह यह है कि शहरों के आसपास जहां कभी अफोर्डेबल हाउसिंग बनती थी वहां ज़मीनों के किराए, ज़मीनें महंगी हो गई हैं। दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, और तीसरी चीज़ अफोर्डेबिलिटी का इशू भी है, क्योंकि कॉस्ट ब्याज दरें बढ़ी हैं और लोगों की इनकम भी कम हुई है। बिल्डर्स को ये दिख रहा है कि इन सारी महंगाई को जोड़कर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी में ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, और इसलिए वो मकान भी बिक रहे हैं। संख्या बड़ी नहीं है, पर अगर आप ग्रोथ में देखें तो 1 करोड़ से ऊपर के मकानों की बिक्री तेज है, सस्ते मकानों की 50 लाख रुपए से नीचे के मकानों की बिक्री कम है। अब यहाँ दुविधा यह है कि क्या 9 लाख 10 लाख रुपए के लोन पर 3% या से 5% तक की सब्सिडी भारत के अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट को रियली तैयार कर पाएगी, दोबारा उसमें मांग आ पाएगी, या प्रॉपर्टी के प्राइसेस ही इतने ज़्यादा हैं, मकानों के अफोर्डेबल मकानों के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि सब्सिडी के बाद भी लोगों की पहुंच में होंगे कि नहीं, ये देखना होगा। स्कीम आने के बाद 6 ही 7 महीनों में 8 महीनों में हमें ये परिस्थिति दिखाई दे जाएगी। लेकिन इस समय ये फैसला ये इस बात की तरफ ही इशारा करता है शुभम कि सरकार ये मान रही है इंटरनली कहीं ना कहीं कि ब्याज दरें बढ़ना भारत के होम मार्केट में, हाउसिंग मार्केट के लिए सबसे बड़ी बाधा है इस समय, क्योंकि महंगा कर्ज, महंगी प्रॉपर्टी और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ना जो सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण हाउसिंग मार्केट फंसा हुआ है। सर अब ठीक है, ये तो एक स्कीम की बात हो गई, लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव भी हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरीके की स्कीमों की सबसे ज़्यादा गूंज होगी, स्कीमों का नेचर सबसे ज़्यादा किस तरीके का होगा? 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा किसी भी समय, अधिसूचना किसी भी समय जारी होने वाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन राज्यों के चुनाव सामने खड़े हुए हैं। और अब 2-3 तरीके की स्कीमों का फ्लेवर हमें दिखाई देता है। अब धीमे धीमे अगर आप चुनावों में लोक लुभावन या सब्सिडी या पॉपुलिस्ट स्कीमों की प्रक्रिया देखें तो दक्षिण से उत्तर और पश्चिम में एक तो स्कीमों का फ्लेवर दूसरा होता है, और दूसरी चीज़ है कि उन स्कीमों का चरित्र भी बदलने लगा है। अब ज़्यादातर स्कीमें चुनावों में डायरेक्ट पैसा देने की स्कीमें आ गई हैं, स्पष्ट रूप से सीधे पैसा देने की स्कीमों की तरफ बढ़ा जा रहा है। और जैसे अभी हाल में आप देखें मध्य प्रदेश की जो लाडली बहन स्कीम है, इसमें 1,000 रुपये 23 से 60 साल की महिला के लिए 1,000 रुपये का इनकम सपोर्ट देने की बात है। तेलंगाना में कांग्रेस ने इस स्कीम की इसी तरीके की घोषणा की है, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम है, जिसमें शायद 25 रुपये प्रति मंथ की गारंटी दी गई है। इसके अलावा कुछ और राज्यों में इस तरीके की घोषणाएं भी आ सकती हैं। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार एक इनकम गारंटी स्कीम लेकर आने वाली है, सब्सिडाइज सिलेंडर की स्कीम आने वाली है। पर इस बार स्कीमों के चरित्र में ये देखना होगा कि 6 महीने पहले, 5 महीने पहले केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को बार बार ये नसीहतें भेजी गई थी कि उन्हें सब्सिडी नहीं बांटनी चाहिए, सब्सिडी से देश का भविष्य खराब होता है, अर्थव्यवस्था में गहरे संकट आते हैं। देखना होगा कि चूंकि वही पार्टियां हैं और वही आपस में चुनाव में आमने सामने, देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में किस तरीके की स्कीमों के वादे करती है, किस तरीके की स्कीमों का प्रस्ताव लेकर आती है। क्योंकि अब तो ये सीजन शुरू हुआ है, इसके बाद तो लोकसभा चुनाव आना है, लोकसभा चुनाव तक और भी बड़ी घोषणाएं होनी, और ये सब इस समय हो रहा है जब भारतीय बजट पर हमें गहरा दबाव दिखाई दे रहा है। पर 3 तरीके की स्कीमें शायद इन विधानसभा चुनावों में चर्चा में रहेंगी या जो ऑफर की जाएंगी। एक तो कर्ज माफी की, हो सकता है कर्ज माफी की कोई छोटी मोटी स्कीम किसी राज्य में कोई राजनीतिक दल, बीजेपी या कांग्रेस या कोई दूसरा दल घोषित कर दे। डायरेक्ट इंसेंटिव देने की, लोगों के हाथ में सीधे पैसा रखने की स्कीमें इस बार चुनाव का बड़ा फ्लेवर हो सकती हैं, ऐसा महसूस हो रहा है।
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी जारी की है कि अमेरिका में शटडाउन हुआ तो यूएस की डेट रेटिंग में गिरावट आएगी, ये नेगेटिव होगा उसके लिए। अमेरिका में सरकार की फंडिंग जारी रहने के लिए संसद में सहमति बनाने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख है, यानी 1 अक्टूबर से लाखों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना होगा और सरकार के कुछ हिस्सों में कामकाज ठप हो जाएगा अगर ये पास नहीं हुआ तो। इस स्थिति में मूडीज की चेतावनी है कि यूएस की AAA रेटिंग पर नेगेटिव असर पड़ेगा। फिच और S&P पहले ही यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड करके AA+ कर चुके हैं। सर, शटडाउन का खतरा कितना बड़ा है? फिर आ गया वही घूमकर, अमेरिका में घूम घूम कर ये घटना बार बार होती है। अमेरिकी सरकार का एक निर्धारित बजट है, उस बजट से बाहर जाने पर उसे और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है। उस कर्ज की सीमा के लिए उसे संसद में जाकर मंजूरी लेनी पड़ती है और वहाँ नए किस्म की पेशबंदी शुरू होगी। लेकिन अभी से सितंबर के अंत तक, यानी अगले 1 हफ्ते के अंदर बाजार में काफ़ी उथल पुथल और बेचैनी रहेगी। आमतौर पर अभी तक सरकारें डिफ़ॉल्ट नहीं हुई हैं और कर्ज चुकाने की सीमा बढ़ा दी गई है। लेकिन अमेरिका की मौजूदा परिस्थिति में, आर्थिक परिस्थिति में, जब ब्याज दरें ऊंची हैं, अर्थव्यवस्था में विकास दर की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, ऐसी स्थिति में बाजारों का सेंटीमेंट खराब करने के लिए तो खबर पर्याप्त है ही। OPEC+ देशों की ओर से जारी उत्पादन कटौती जारी रखने के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उबाल जारी है, पर यूएस में बढ़ते शेल प्रोडक्शन से इस उबाल में कुछ ठंडक देखने को मिल रही है। रिस्टेड एनर्जी के अनुमान के मुताबिक सितंबर महीने में यूएस में तेल उत्पादन 1.3 करोड़ बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर रहने की उम्मीद है। इससे पहले नवंबर 2019 में, यानी कोविड से कुछ महीने पहले, यूएस में मासिक तेल उत्पादन 1.3 करोड़ बैरल प्रतिदिन के स्तर पर पहुंचा था। माना जा रहा है कि साल के अंत तक यूएस के तेल उत्पादन में बढ़ोतरी जारी रहने का अनुमान है। सर, यूएस में अगर प्रोडक्शन बढ़ता रहा, क्या ये नरमी जो अभी हाल फिलहाल में दिख रही है ये जारी रहेगी? 2 दिन से कच्चे तेल की कीमतें $95 से नीचे आई। आज करीब $92-93 के आसपास की कीमतें और WTI की कीमत 90 से नीचे 88 के आसपास है। एक्सॉन और शेवरॉन के जो रिक्स हैं, हालांकि रिक्स की संख्या इन कंपनियों ने नहीं बढ़ाई, तेल निकालने वाली मशीनों की संख्या नहीं बढ़ाई है, लेकिन इसके बाद भी इनके आउटपुट में बढ़ोतरी हुई है। और ये माना जा रहा है कि जो यूएस के शेल से कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है वो ओपेक की कटौती को बैलेंस कर सकता है, संतुलित कर सकता है। और यही वो वजह थी कि कच्चे तेल की कीमत $95 से नीचे आई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि बाजार में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ये शॉर्ट टर्म बढ़ोतरी होती है कच्चे तेल के उत्पादन में शेल की, तब तो इसे ओपेक देश शायद देखेंगे, और नहीं तो ओपेक देश अपने लक्ष्य के मुताबिक उत्पादन में और भी कटौती कर सकते हैं, क्योंकि उनके टारगेट में $95 पर बैरल के आसपास का कच्चा तेल है जिसको सुनिश्चित करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। ई गेमिंग के बेट वैल्यू पर 28% जीएसटी के बाद अब टैक्स की तलवार लटक रही है। DGGI यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने 55,000 करोड़ रुपए के बकाये के टैक्स नोटिस भेजे हैं दर्जन भर कंपनियों को। ये प्री शो कॉज नोटिस हैं। इनमें ड्रीम 11 को मिला 25,000 करोड़ रुपए का नोटिस भी शामिल है। ये देश में अब तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का नोटिस हो सकता है। आने वाले हफ्तों में और नोटिस भी भेजे जाने की आशंका है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6% पर बरकरार रखा है। S&P ने इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक Q4 2023 रिपोर्ट में कहा है कि इस साल वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 की तुलना में कमजोर रहेगी। 23 में 7.2% की वृद्धि दर रही थी। S&P ने महंगाई के अनुमान में बढ़ोतरी जरूर की है। घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट और इंटरनेशनल लेजर के बीच जो कानूनी लड़ाई है, इसका असर भारत की साख पर पड़ा है। एविएशन लीजिंग वॉचडॉग AWG ने भारत की रेटिंग दूसरी बार घटा दी है। AWG के यह कदम गो फर्स्ट और उसके लेजर के बीच विवाद को देखते हुए उठाया गया है। AWG ने इस विवाद के बाद भारत को नेगेटिव आउटलुक के साथ निगरानी सूची में भी डाल दिया है। यूएस के शेयर बाजार रेगुलेटर SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने व्हाट्सएप, सिग्नल और अन्य प्राइवेट मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। SEC ने दर्जन भर से ज़्यादा दिग्गज इन्वेस्टमेंट कंपनियों के स्टाफ मेंबर्स में से हजारों मैसेज का डेटा कलेक्ट किया है। इससे पहले SEC ने इन कंपनियों से अपने स्टाफ के मैसेज को इंटरनली रिव्यू करने के लिए भी कहा था। रिकॉर्ड कीपिंग नियमों के संभावित उल्लंघन की 2 साल की कार्रवाई के शुरुआत में ब्रोकर्स डीलर्स को निशाना बनाया गया था, जिससे रेगुलेटर्स ने $2 अरब से ज़्यादा का जुर्माना इकट्ठा किया था। सर,
कोई टिप्पणी आपकी? ये सबसे महत्वपूर्ण जांच है जिसके में कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। पिछले साल अक्टूबर में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जो कि सेबी है अमेरिका का, उसने ब्रोकर और डीलर्स के बीच में कई इस तरीके के मैसेजेस का आदान प्रदान पाया था जो बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। इस पड़ताल में SEC को पता चला कि इसमें बैंकर और बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। और अब परिस्थिति है, इसको लेकर काफ़ी सनसनी है बाजार में कि अब SEC जो बड़े मर्चेंट बैंकर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फंड्स हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स के भी पर्सनल मोबाइल फ़ोन से जो संदेश जाते हैं उनकी पड़ताल कर रहा है। इसमें कार्राय ग्रुप है, इसमें अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है, इसमें KKR है, इसमें TPG है, इसमें ब्लैकस्टोन है। ये नाम आप बार बार सुनते होंगे, यही दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को किस बात का शक है? इस बात का शक है कि ब्रोकर डीलर्स और मर्चेंट बैंकर्स और इन्वेस्टर्स ने मिलजुल कर बाजार में कुछ ऐसा किया है जो इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में आता है। जांच खासी महत्वपूर्ण हो सकती है और इसमें कई महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन सामने आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार